विद्यार्थियों, आज का हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के मूल आधार जो पुस्तक है उसमें अंतःनुशासनात्मक जो उपागम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में डिस्कस किया था। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का तुलनात्मक अध्ययन भी पिछले वीडियो में हमने किया था। राजनीति विज्ञान में जो अंतः शास्त्रीय जो उपागम है या जो अंतः अनुशासनात्मक उपागम है, यदि हम सबसे पहले इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात जो समाज विज्ञान के अध्ययन के विषय थे उनमें एक नई दिशा उभरी और उसको नाम दिया गया अंतः शास्त्रीय उपागम या अध्ययन पद्धति। देखिए, अंतः शास्त्रीय अध्ययन पद्धति या अंतः अनुशासनात्मक उपागम जो है उसको यदि हम अर्थ को समझने का प्रयत्न करें तो इसमें हम ये देखेंगे कि जब हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, तो संपूर्ण ध्यान उस विषय पर केंद्रित न करके अन्य विषयों की सहायता से जब हम उस विषय का अध्ययन करते हैं तो उसको हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम या अंतः शास्त्रीय उपागम के नाम से हम उसको जानते हैं। यानी जैसे बात करें हम राजनीति विज्ञान की, यदि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो पूरा ध्यान उस विषय के ऊपर केंद्रित न करके राजनीति विज्ञान का अध्ययन यदि हम समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इसके माध्यम से यदि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं या इसके साथ जोड़कर हम राजनीति विज्ञान का यदि अध्ययन करते हैं तो इसको हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम या अंतः शास्त्रीय उपागम के नाम से हम इसको जानते हैं। अंतः शास्त्रीय या जो अंतः अनुशासनात्मक उपागम है ये सभी समाजशास्त्रों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है। यानी समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रहें, उनमें किसी प्रकार का अलगाव या किसी प्रकार की पृथकता उनमें नहीं रहे। इस उपागम का जोर इस बात पर भी है कि प्रत्येक समाज विज्ञान का केंद्रीय विषय अर्थात उसका विशिष्ट अध्ययन विषय अलग अलग होते हुए भी सभी समाज विज्ञान मानव का समाज में अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। यानी एक विषय का अध्ययन करने वाला जो अध्येता है वो अन्य विषयों के जो अध्येता हैं उनसे संपर्क और दूसरे विषयों से तालमेल बनाकर चलते हैं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अनेक विद्वानों अनेक समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से अलग अलग अध्ययन फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज एक है, समाज के विभिन्न पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः उनका अलग अलग अध्ययन है वो नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से अलग अलग अध्ययन करना समाज के लिए फलदायी नहीं है, क्योंकि समाज एक है और समाज के जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे सामाजिक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, राजनीतिक पहलू हो, ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको हम अलग अलग या पृथक पृथक करके इनका अध्ययन हम नहीं कर सकते। तो विभिन्न समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद के जन्म के बाद यह बात अधिक स्पष्ट हो गई कि तमाम जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका अंतः शास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। एक विषय को दूसरे विषयों के साथ उसमें तालमेल या सामंजस्य बैठाकर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए और इसी को नाम दिया गया है अंतः शास्त्रीय उपागम या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। यदि बात करें अंतःशास्त्रीय उपागम की तो अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर जोर देता है। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई समाज विज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की सहायता लेता है तो वह उसकी अवधारणाओं, पद्धतियों, विषय वस्तु इन सब की सहायता लेता है।
और ये सहायता एक प्रकार से उद्धार के रूप में नहीं ली जाती, बल्कि पहले उन सबको समझा जाता है और फिर उनको समझकर आत्मसात किया जाता है ताकि हम सही परिणामों या निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इसका अभिप्राय यह भी है कि विषय वस्तु एवं तकनीकों को अन्य विषयों से अपने विषय में हस्तांतरित करना। उदाहरण के लिए, जब कोई राजनीतिक वैज्ञानिक भारत में बोडोलैंड, तेलंगाना, विदर्भ जैसे राज्यों की मांग के कारणों का विश्लेषण करता है तो आर्थिक असंतुलन, आर्थिक विषमता को प्रमुख कारण मानते हुए अर्थशास्त्र के जो तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको ग्रहण करता है, तो वह राज्य पुनर्गठन की जो मांग है उसको सही और व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए अर्थशास्त्र की तकनीक का हस्तांतरण करता है। सिज्विक प्रसिद्ध विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि यदि हम किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो अत्यधिक लाभदायक यह होगा कि हम उस विषय या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर ये जानने का प्रयत्न करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि एक विषय दूसरे विषय से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार हम उसका तालमेल बैठा सकते हैं, किस प्रकार उसकी अवधारणाओं, पद्धतियों, विषय वस्तु को हम एक दूसरे विषय में आत्मसात कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक प्रकार से अंतःशास्त्रीय या जो अंतः अनुशासनात्मक उपागम है उसमें सम्मिलित की गई हैं। यदि बात करें, राजनीति विज्ञान वर्तमान समय में एक अनुभववादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की जा रही है। इस आधार पर व्यवहारवादी अध्ययनों की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। आजकल राजनीति के अध्ययन में संस्थाओं जैसे राज्य सरकार, सरकार के अंग आदि को महत्व न देकर मानव समाज, समूह, संस्थाओं के व्यवहार को अध्ययन का केंद्र माना जाता है। मानव का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता, बल्कि उसके आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और भी सामाजिक कारण होते हैं। इसलिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति की अध्ययन विधि को एक प्रकार से अंतः अनुशासनात्मक या अंतः शास्त्रीय बनाना आवश्यक है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है वो नहीं किया जा सकता। अब यदि बात करें अंतः अनुशासनात्मक उपागम या अंतः शास्त्रीय उपागम के प्रमुख लक्षणों की, तो इसके कुछ मेजर लक्षण हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इतिहास, विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र पर अपनी निर्भरता कम करते हुए राजनीति विज्ञान को नए उदीयमान सामाजिक विज्ञानों यथा मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांख्यिकी में हुए नवीन विकासों से अधिक ग्रहण कर अपनी विषय वस्तु को समर्थ करना चाहिए। तो पहला तो यह है कि राजनीति विज्ञान जो है उसको मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांख्यिकी आदि से कुछ न कुछ ग्रहण करके अपनी विषय वस्तु को समर्थ करना चाहिए। दूसरा जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले में और अलग अलग करने की बजाय समाज विज्ञान के जो अन्य विषय हैं उनके संदर्भ में उनके साथ मिलजुल कर करना चाहिए। यह भिन्न भिन्न समाज विज्ञान के स्थान पर एक ही समाज विज्ञान की स्थापना पर जोर देता है। तो दूसरा जो प्रमुख लक्षण ये है कि राजनीति विज्ञान को पृथक अध्ययन न करके एक प्रकार से जो दूसरे विषय हैं उनके साथ तालमेल या उन विषयों के संदर्भ और उनके साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए और एक प्रकार से एक ही समाज विज्ञान की स्थापना हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि यह सभी समाज विज्ञानों की केंद्रीय और प्रमुख विषय वस्तु को भिन्न भिन्न मानता है। जैसे यह स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय धन है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति है, समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समूह है, लेकिन इसका यह भी मानना है कि सभी जो समाज विज्ञान की अध्ययन पद्धति एक ही है और सभी समाज विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, सभी मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ हैं। तो ये तीसरी प्रमुख लक्षण या विशेषता थी अंतर्नुशासनात्मक उपागम का। चौथी जो सबसे प्रमुख विशेषता वो ये है कि राजनीति विज्ञान को शोध सामग्री के प्रक्षेपण, वर्गीकरण और मापन में अधिक सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और सांख्यिकी और परिमाणात्मक निरूपणों के प्रयोग पर अधिक बल देना चाहिए। समाज विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखना और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देना। यानी राजनीति विज्ञान है
उसका जो अन्य समाज विज्ञान है उनकी एकता पर बल देने के लिए इसमें प्रयास करना चाहिए। छठी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि यह उपागम यानी अंतःनुशासनात्मक जो उपागम है या अंतःशास्त्रीय उपागम है, ये राजनीतिक विश्लेषण पर जोर देता है। यह संस्थात्मक अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस के अध्ययन पर अधिक बल देता है। ये राज्य सरकार, संविधान आदि के अध्ययन के स्थान पर मनुष्यों का जो राजनीतिक व्यवहार है, मतदान व्यवहार है, दबाव, हित समूहों आदि के अध्ययन के ऊपर ये विशेष बल देता है। संक्षेप में द्वितीय महायुद्ध के अंत तक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागमों को आत्मसात कर लिया था और चुनाव संबंधी व्यवहार और राजनीतिक विश्वासों, अभिवर्तियों के अध्ययन अनुसंधान के सामान्य विषय बन चुके थे। जब समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक, मनोविज्ञान संकल्पनाएं राजनीतिक विकास को समझने में अपर्याप्त होने लगी तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सिद्धांत, गणित, सांख्यिकी प्रारूपों पर अधिक बल है वो दिया जाने लगा। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाज विज्ञानों में हमें एकता स्थापित करनी चाहिए। समाज का कोई भी उचित अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के सीमित दायरे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज और जो सामाजिक मानव के हर पहलू हैं वो आपस में घनिष्ठ तरीके से जुड़े हुए हैं। उन्हें अलग अलग करके अध्ययन कर पाना असंभव है। इसलिए तमाम जो सामाजिक विज्ञान है वो आपस में संबंधित हैं और अंतः शास्त्रीय जो अध्ययन पद्धति है उन्होंने फिर से समाज विज्ञानों के इस संबंध को उभार दिया है। आज राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान आदि विभिन्न राजनीति शास्त्र की नई शाखाओं का खुलना एक प्रकार से इस बात का प्रतीक है कि राजनीति शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित किए बिना नहीं चल सकता, न ही अन्य समाज विज्ञान राजनीति शास्त्र से संबंध विच्छेद करके चल सकते हैं। समाज के जटिल संगठन का अध्ययन समाज विज्ञानों की आपसी एकता तथा आदान प्रदान से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज राजनीति विज्ञान है उसका एक नया रूप राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में, राजनीतिक समाजशास्त्र के रूप में, राजनीतिक मनोविज्ञान के रूप में राजनीति शास्त्र की नई नई शाखाएं खुल गई हैं और राजनीति शास्त्र एक प्रकार से अब ऐसा लगने लगा है कि अन्य जो समाज विज्ञान या जो सोशल साइंस के जो विषय हैं उनसे संबंध स्थापित किए बिना नहीं चल सकता और जो दूसरे जो समाज विज्ञान के जो विषय हैं वो भी एक प्रकार से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बिना या उनसे संपर्क के बिना अधूरे हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि एक विषय का स्वतंत्र अध्ययन कर पाना एक प्रकार से असंभव है और एक विषय का स्वतंत्र अध्ययन न करके हमें उस विषय के जो अन्य जो सोशल साइंस के जो विषय हैं उनमें तालमेल, समन्वय स्थापित करके उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। इसी को अंतः शास्त्रीय उपागम या अंतः अनुशासनात्मक उपागम का नाम दिया गया है। आगे हम ये देखेंगे कि राजनीति शास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, इतिहास का भूगोल से क्या संबंध है, भूगोल का राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो ये वीडियो एक क्रम से इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।